स्टूडेंट, कल हमने 12th क्लास का सेकंड चैप्टर राजा किसान और नगर स्टार्ट किया था और कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आइए हम उसके आगे आज क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। ये भी हो गया था हमारा, ये भी हो गया था, हमें यहाँ से करना है। ये क्वेश्चन आपका क्या है, 16 महाजनपदों में मगध अधिक शक्तिशाली क्यों था। आपको मैंने कल ही बताया था कि हमारे कितने महाजनपद हुए थे, 16। ठीक है, कितने महाजनपद थे हमारे, 16। और आखिरकार 16 में से जो हमारा मगध था वही क्या है, सबसे अधिक शक्तिशाली क्यों बना। ठीक है, तो हमारा है, चलो आगे करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है मगध। तो आपको याद होना चाहिए जो मगध है, जो मगध है वर्तमान में कहाँ स्थित है, ये बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बिहार। ठीक है, वर्तमान में कहाँ स्थित है, बिहार में स्थित है। और वर्तमान में इसकी राजधानी क्या है, पटना। क्या है, पटना। ठीक है, और उस समय मगध की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। क्या थी, पाटलिपुत्र। याद करना, उस समय क्या थी, पाटलिपुत्र। और एक चीज का और विशेष ध्यान रखना, पाटलिपुत्र को बाद में राजधानी बनाया गया था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक हमारी राजधानी क्या थी, राजगीर या फिर राजगृह। क्या थी, राजगीर या फिर राजगृह। आपके पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक मगध की राजधानी क्या थी, तो कौन सी राजधानी थी आपकी, राजगीर या फिर राजगृह। और उसके बाद को किसको राजधानी बनाया जाता है, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया जाता है। तो शक्तिशाली में आप सबसे पहला पॉइंट क्या डालोगे कि मगध वर्तमान में कहाँ स्थित है और उसकी राजधानी क्या थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है योग्य शासक। क्या है, योग्य शासक। योग्य शासक जैसे क्या हमारा अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, पद्मानंद, ये सब कहाँ पर थे, हमारे मगध में विराजमान थे। कहाँ पर विराजमान थे, मगध में। ठीक है, अब जहाँ पर इतने शक्तिशाली और महान शासक, आखिरकार वो राज्य क्यों नहीं फलेगा फूलेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या, योग्य शासक थे, उनमें के अंदर योग्यता थी कि मगध क्या है, अधिक शक्तिशाली बना। अगर आगे करते हैं, अगला है उच्च पैदावार। क्या है, उच्च पैदावार। ठीक है, जो हमारा मगध है वहां पर क्या है, सबसे ज्यादा पैदावार होती थी। ठीक है, वहां की मिट्टी क्या थी, उपजाऊ थी। वहां पे क्या है, आज के टाइम पर भी क्या है, बहुत सारी चीजें क्या बहुत अधिक मात्रा में उगाई जाती। उस टाइम पे भी क्या, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होने के कारण क्या, वहाँ पे उत्पादन ज्यादा होता था। और उत्पादन ज्यादा होने का वहाँ की जनता में क्या कभी खाने पीने की कमी नहीं आई है, जिस वजह से उन्होंने अलग देशों में क्या करा है, व्यापार भी करा है, जिस वजह से क्या था, ये अधिक शक्तिशाली हुआ उच्च पैदावार के कारण। अगला है इसमें लोहे की खदान। ठीक है, लोहे की खदान। प्रेजेंट में भी आप लोग सुनते होंगे झारखंड में आपकी लोहे की खदानें स्थित है। और उस टाइम पे भी क्या, वहां के जंगलों में क्या थी, लोहे की खदानें स्थित थी। जो लोहा था, इस चैप्टर में आप देखोगे कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या लोहे का उदय हुआ था। कहने का मतलब क्या, लोहे की खोज हो गई थी और सारे मेटल थे अब किससे बनाए जा रहे थे, लोहे से। जैसे हड़प्पा सभ्यता में क्या था, कांस्य युगीन सभ्यता थी, उसमें कांसे का उपयोग करते थे। वैसे जो हमारा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद रहा, इसमें तो हमने अधिक से अधिक जितने भी चीजों का यूज करा है वो किससे बनी होती थी, लोहे से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या थी, लोहे की खदानें थी, जो कि क्या मगध को क्या शक्तिशाली बनाते थे। अगला है हाथियों की उपलब्धता। वहां के जंगल में क्या पाए जाते थे, अधिक मात्रा में हाथी पाए जाते थे, जो कि क्या सेना के रूप में क्या एक महत्वपूर्ण योगदान देती थी। ठीक है, चलिए कंप्लीट हो गया। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, ये आपके क्या है, एग्जाम की दृष्टि से क्या एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको कल ही बताया था। बताइए मैगस्थनीज कहाँ से आया था, याद है किसी को। चलिए ठीक है, मैं बता दूं दोबारा, मैगस्थनीज कहाँ से आया था, यूनान से। कहाँ से आया था, यूनान से। और कौन सी पोस्ट पे आया था, राजदूत की पोस्ट पे आया था। कौन सी पोस्ट पे आया था, राजदूत की पोस्ट पर आया था। ये आया था तो मैंने बताया था आपको कि उन्होंने क्या है, अपनी एक पुस्तक लिखी है, कौन सी, इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखी है, इंडिका। और इंडिका ने इन्होंने क्या करा है, वहाँ की सैनिक समितियों के बारे में बताया। किसके बारे में बताया है, सैनिक समितियों के बारे में बताया। कितनी सैनिक समितियां थी, टोटल 6। कितनी थी, टोटल 6। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था। और इसमें क्या आप देखोगे तो इनका परिचय भी दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें आपकी जो प्रथम समिति थी, जो हमारी प्रथम समिति थी, प्रथम समिति का क्या काम था, नौसेना का संचालन करना। क्या था,
नौसेना का संचालन करना। इसको आपको क्या लाइन वाइज ही याद करने हैं, क्योंकि पेपर में क्या आपसे डायरेक्ट क्यों पूछ सकते हैं कि छठी सेना का क्या, छठी समिति का क्या काम था, दूसरी समिति का क्या काम था, इसलिए आप सभी क्या इसको नंबर वाइज ही याद रखेंगे। तो प्रथम समिति का क्या काम था, नौसेना का संचालन करना। दूसरी समिति का काम था पैदल यात्रियों का संचालन करना। कौन से यात्रियों का, पैदल यात्रियों का संचालन करना। और तीसरी समिति का काम था खान पान और यातायात की देखरेख करना। किसका, खान पान और क्या, यातायात की देखरेख करना। चौथी समिति का काम था अश्वरोहियों का संचालन। अश्वरोहियों का संचालन मतलब जो उनके हाथी थे उनका कैसे देखभाल की जाएगी। ठीक है, अगला क्या है, पांचवी समिति। क्या है, पांचवी में रथ वालों का, कौन से जिनके पास क्या बहुत बड़े बड़े रथ होते थे उन लोगों का संचालन था। और छठी थी इसमें आपकी हाथियों का संचालन। क्या है, हाथियों का संचालन। ठीक है, तो आप याद रखोगे, पहले में आपका क्या है, नौसेना का संचालन, दूसरे में क्या है आपके पैदल यात्रियों का संचालन, तीसरे में आपका क्या खान पान की व्यवस्था और यातायात की व्यवस्था, चौथा क्या है आपका अश्वरोहियों का संचालन, पांचवा है आपका रथरोहियों का संचालन और छठा है आपका हाथियों का संचालन। ठीक है, ये आपके पेपर में पूछा जाता है, तो इसको भी क्या लाइन वाइज और अच्छी तरह से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक उसमें और भी क्वेश्चन थे। हाँ जी भाई बहनों और सभी बच्चों, याद रखना ये क्वेश्चन भी क्या है आपके प्रतिशत दृष्टि से क्या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये भी आपके पेपर में क्या कई बार पूछा गया कि आखिरकार जो हमारा छठी शताब्दी ईसा पूर्व है, ठीक है, उसको क्या एक परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है। ठीक है, इस टाइम पे क्या है बहुत सारे चेंजिंग आए, क्या है बहुत सारे चेंजिंग आए, जिस वजह से क्या इसको हम क्या परिवर्तनकारी काल कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ था मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसमें क्या हुआ था, हमारे महाजनपदों का उदय हुआ था। क्या हुआ था, महाजनपदों का उदय। पहले छोटे छोटे कबीले थे, पहले जनपद बने, फिर उसके बाद क्या बन गए वो महाजनपद। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या उभर के आते हैं, हमारे 16 महाजनपद उभर के आते हैं। कितने, 16 महाजनपद। ठीक है, याद रखना। ठीक है, और 16 में से मैंने भी आपको एक क्वेश्चन कराया कि मगध आखिरकार सबसे शक्तिशाली क्यों था। ठीक है, नेक्स्ट आपके लोहे का प्रयोग, मैं आपको पहले जिक्र कर चुकी हूँ। इस समय में क्या हो चुकी थी, लोहे की खोज हो चुकी थी। ठीक है, और हम हर चीजों में किसका उपयोग करने लग गए थे, लोहे का उपयोग करने लग गए थे। ठीक है, जितने भी औजार हैं अब हम किससे बनाने लग गए थे, लोहे से बनाने लग गए थे। जो हमारे बर्तन हैं इन सब के लिए हम किसका उपयोग करने लग गए थे, लोहे की धातु का उपयोग करने लग गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपको सिक्कों का उपयोग। क्या है, सिक्कों का उपयोग। सिक्कों का उपयोग इससे पहले क्या है, सिक्कों का बहुत कम प्रचलन था, बट जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व आती है तब क्या इसमें सिक्कों का क्या प्रयोग होने लगता है। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था शायद कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे, कुषाण शासकों ने। इसमें शायद नहीं लिखा हुआ है, मैं आपके लिए लिख देती हूँ और ये चीज याद रखना। ठीक है, नहीं लिखा है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, सोने के सिक्के को सर्वप्रथम किसने चलाया था, कुषाण। कल मैंने लिखवाया था शायद से। ठीक है, कौन से राजाओं ने स्टार्ट किया था, कुषाण शासकों ने क्या सर्वप्रथम क्या सोने के सिक्के जारी करे थे और चांदी के सिक्के भी जारी किए गए थे। ठीक है, तो पहला परिवर्तन क्या रहा, महाजनपदों का उदय हुआ है। दूसरा क्या, लोहे का प्रयोग होने लग गया था और इसको क्या हम लौह युग भी बोलते हैं, जिस वजह से क्या बोलते हैं हम इसको, लौह युग। ठीक है, इस चीज का आप याद रखोगे, इसको हम क्या बोलते हैं, लौह युग, क्योंकि इसमें क्या अधिक मात्रा में क्या है हम लोगों ने क्या लोहे का उपयोग किया था। ठीक है, जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता में कांसे का प्रयोग किया था, इसको कांस्य युगीन कहा गया था। ठीक उसी प्रकार लोहे का प्रयोग होने के कारण हमने इसको क्या कहा, लौह युग कहा। ठीक है, और बौद्ध और जैन साहित्य का विस्तार। ठीक है, और इसी बीच क्या हमारा जो बौद्ध और जैन साहित्य क्या तेजी से उभर कर आता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म और अशोक ने क्या बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, तो इसी बीच क्या होता है आपका बौद्ध और जैन धर्म का उदय होता है। इसमें एक पॉइंट आप लोग और ऐड कर लेना, दिया नहीं हुआ है बट मैं लिखवा देती हूँ। हाँ, पांचवा। ठीक है, उत्पादन में वृद्धि क्या हो चुकी थी, उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, अब देखो लोहे की खोज हो चुकी है। अब सारे हमारे जो फावड़े वगैरह जो भी हमारे कृषि के लिए जो भी क्या टूल्स यूज हो रहे हैं, औजार यूज हो रहे हैं, उससे हमारी क्या मिट्टी अच्छी तरह से पोल हो रही है, अच्छी तरह से खरोची जा रही है, जिस वजह से क्या उत्पादन में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या ये परिवर्तन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैंने कल ही बताया था आपको प्रभावती गुप्त के बारे में कि प्रभावती गुप्त कौन थी, तो याद रखना प्रभावती गुप्त क्या चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या थी, बेटी थी। और इनका विवाह कौन से साम्राज्य में हुआ था, वकटक साम्राज्य में। कहाँ पर हुआ था, वकटक साम्राज्य में क्या हुआ था, इनका विवाह हुआ था। ठीक है, और इन्होंने क्या दी थी, भूमि अनुदान दी थी। क्या दी थी, भूमि अनुदान। हाँ भाई बता देना मुझे सभी के सभी कि जिस भूमि को क्या है, जिस पर क्या किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता था और जो भूमि क्या ब्राह्मणों को दी जाती है उसको क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन नहीं बनता है आपके पेपर में, सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी। याद रखना अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। और उनकी मरम्मत किसके द्वारा कराई गई थी, हमारे ये शासक कौन थे, रुद्रदमन। किसके द्वारा, रुद्रदमन के द्वारा क्या इनकी मरम्मत कराई गई थी। ठीक है, और ये भी माना जाता है इसके बाद भी क्या है, वही तो टूट फूट गया, दोबारा इसकी मरम्मत कराई गई। बट आपका क्वेश्चन यही बनता है कि ये सुदर्शन झील की क्या मरम्मत किसने करवाई थी, किसने करवाई थी, रुद्रदमन के द्वारा क्या सुदर्शन झील की मरम्मत कराई गई थी। प्रयाग प्रशस्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किससे है, प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति का अर्थ क्या है, प्रशस्ति का अर्थ क्या है, जो हमारा राज दरबारी के जो कवि होते थे वो लोग क्या राजा की तारीफों में क्या बहुत बड़े अभिलेख लिखते थे, जिसको क्या बोलते हैं हम, प्रशस्ति कहते हैं। तो समुद्रगुप्त के राज दरबारी कवि कौन थे, हरिशेन। कौन थे, हरिशेन। हरिशेन ने क्या करा था, इनके बहुत सारे तारीफों के पुल बांधे थे, जो कि कौन से, ये कहाँ पर अभी भी स्थित है, हमारा प्रयाग में। प्रयाग ना है तो आप लोग देख लें, इलाहाबाद भी लिखा हुआ आ सकता है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है, तो समुद्रगुप्त संबंधित है। और इसको किसने लिखा था, तो याद रखना हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था। और एक नंबर में भी आपको क्वेश्चन बनता है कि कौन सी भाषा में लिखा गया था, याद रखना ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में लिखा गया था, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ये मेंशन है या नहीं है, लिखा हैगा। ठीक है, आप लोग देखोगे तो ये क्या संस्कृत भाषा में लिखा गया था, और क्या ये प्रयाग प्रशस्ति है, और किसके द्वारा लिखी गई थी, ये हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई थी। और एक किससे संबंधित है, समुद्रगुप्त के द्वारा संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के धम्म के सिद्धांतों का विवरण कीजिए। ठीक है, तो याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अशोक का धम्म। धम्म से अभिप्राय यहाँ पर क्या है, धम्म से यहाँ पर धर्म पे मत चले जाना। मैंने आपको कल ही बताया था कि क्या होता है, अशोक के जीवन का एक जो टर्निंग पॉइंट आता है, क्या आता है, कलिंग युद्ध, जो कहाँ पर स्थित है, वर्तमान में उड़ीसा में स्थित है। मैंने आपको बताया था कि 13वें अभिलेख में क्या है, अशोक ने अपने क्या है कलिंग युद्ध का वर्णन किया कि किस प्रकार उनका हृदय परिवर्तन होता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और धम्म का सिद्धांत लेके आते हैं। कौन सा सिद्धांत लेके आते हैं, धम्म का सिद्धांत लेकर आते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आपका यही बनता है कि अशोक ने क्या कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करी थी कि वो क्या बाहर देशों में जाके क्या करे, बौद्ध धर्म को बढ़ावा दे। फिलहाल तो उन्होंने अपने बच्चों को भी भेजा था चाइना, नेपाल, इन सारी जगह। आपकी धम्म की डेफिनेशन दूसरे में क्या दिया हुआ है आपका, बड़ों का आदर व सम्मान। उन्होंने क्या कहा, हमें क्या करना है, बड़ों को आदर व सम्मान करना है, छोटे के प्रति क्या करना है, प्यार दिखाना है। ठीक है, किस पर दिया चाहता उन्होंने क्या नैतिकता पर बल दिया, हमें सभी लोगों के साथ क्या साधारण व्यवहार करना है। ये नहीं कि राजाओं के साथ अलग व्यवहार, चोरों के साथ अलग, शूद्रों के साथ अलग, सभी के साथ क्या समान व्यवहार लेकर हमें चलना है। उन्होंने क्या कहा, हमें कर्म पर बल दो। किसको बल दो, कर्म पर, सिर्फ कर्म पर काम करो, हमारा कर्म अच्छा होगा तो हमारे साथ भी क्या अच्छा होगा। और धम्म का मूल मंत्र क्या था आपका, अहिंसा। उन्होंने क्या है, हिंसा को पूर्ण रूप से त्याग दो। हिंसा को क्या करो, पूर्ण रूप से त्याग दो। सिर्फ और सिर्फ किस पर बल दो, अहिंसा पर। किस पर बल दो, अहिंसा पर। क्यों, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ उनके इतने सारे लोगों की हत्या करी, मतलब कि अपने भाइयों की भी क्या सत्ता पाने के लिए हत्या करी। ठीक है, इसलिए उन्होंने किस पर बल दिया, अहिंसा पर, ना कि हिंसा पर। ठीक है, और स्वयं का निरीक्षण करो, दूसरों को बोलने से पहले
खुद के हृदय में झांक के देखो, ठीक है। दूसरों की बुराई करने से पहले क्या खुद का निरीक्षण करो, कभी क्या दूसरों के लिए बुरा मत बोलो, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अगला करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका कलिंग युद्ध, ठीक है। कलिंग आपका कहाँ है? मैं तो कल से बता के परेशान हो चुकी हूँ। आई होप आप लोग को क्या याद हो चुका होगा। कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है आपको? 13वें अभिलेख में क्या कलिंग का वर्णन मिलता है, कलिंग युद्ध का वर्णन, ठीक है। यहीं से क्या हुआ था आपका? अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। क्या हो गया था? अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, ठीक है। यहीं से उन्होंने क्या किया था? मानवता पर बल दिया था। किस पर बल दिया था? मानवता पर बल दिया था, ठीक है। और यहीं से क्या करा उन्होंने? अपने अस्त्र शस्त्रों को त्याग दिया था। क्या करा था उन्होंने? अपने अस्त्र शस्त्रों को त्याग दिया था। क्यों? क्योंकि क्या उन्होंने क्या ठान लिया था कि आज के बाद कभी क्या वो अस्त्र शस्त्रों का यूज नहीं करेंगे। और इसी के बाद जो क्या करते हैं? धर्म को परिवर्तन कर देते हैं। कौन सा धर्म अपना लेते हैं? बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं।